साल में गाड़ी नहीं चलेगी, कहीं गाड़ी सड़क खराब है, टैक्स सबसे आप लेते हैं, गाड़ी ठुक गई, आदमी मर गया, उसके लिए कौन जुर्माना देगा? हमारी सरकार बनेगी। मेरे पत्रकार साथियों, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता दीदी श्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदराबाद से राधू जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जगत चौहान जी, राष्ट्रीय सचिव निगवेंद्र श्रीवास्तव जी, यहां पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सक्सेना जी और जो भी उपस्थित पार्टी के सभी लोग हैं, यहाँ पर सबका स्वागत है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हुए आप सबका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को अच्छी जीत मिली पीछे मध्य प्रदेश के एमसीडी चुनाव में। उत्तर प्रदेश में भी आप सबने समर्थन दिया और अभी तक पार्टी 2 वर्षों में 7 राज्यों में अपनी पहचान बना चुकी है। और अब चूंकि ये पार्टी लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत करके भारत देश के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो चेंजेस, जो बदलाव के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का हम लोगों ने निर्माण किया है, सभी ने आप सबके सहयोग से हम उस पर चर्चा करते हैं। अपने विजन और मिशन के ऊपर हम आज बात करते हैं। देखिए, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो मुख्य एजेंडा है, हम स्वदेशी स्वराष्ट्र चाहते हैं। हम भारत देश को पूरे विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों से लेकर के, मैं से लेकर के मेरे देश का विकास हो, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना हो, तभी ये भारत देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनेगा, तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग आज ये घोषणा करते हैं कि हम इस भारत देश को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र कराने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अभियान शुरू करते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन करें, लेकिन पता लगा कि भारत देश में अब स्वदेशी सत्याग्रह कोई नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लीगल प्रोसेस के अंदर रहते हुए, चूंकि हम लोग देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाते चले आए हैं, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए आगे आ रही है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है। हमने 4 मुख्य पॉइंट इसके लिए लिए हैं रोजगार के लिए। हम ये क्यों कर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है और बेरोजगार भारत का उपाय क्या है? उसके लिए जिस दिन से ये पार्टी बनी थी, हमने कहा था कि हमारी सरकार जहां जहां भी बनेगी, हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। और रोजगार गारंटी विधेयक का मतलब क्या है? ये हर घर रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। मैं 1991 से कहता आ रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर प्रत्येक गांव में खुशहाली लानी है तो हमको घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग के एजेंडे को पकड़ना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। सभी लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा। तो हर हाथ रोजगार, यह योजना हम चालू कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगे आ रही है। दूसरी बात, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डूबता है भारत का व्यापार, डूब रहा है व्यापार भारत देश का। तो भारत देश को डुबाने का जो षड्यंत्र लोग करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम अपने देश का रोजगार खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए सुदृढ़ करेंगे हम लोग भारत देश के रोजगार को, व्यापार को
प्रत्येक व्यक्ति को। फिर क्या, तीसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। चारों तरफ आप देख रही हैं निज नए कानून, निज नए रेट, जीएसटी की परेशानियां, सर्वर की परेशानियां, आईटी उद्योग की परेशानियां, ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में चाहे कुछ भी आप बंद कर लो, देश नहीं बंद होने दूंगा। ये संजय अग्रवाल का वादा है आपसे। जेबें खाली कर दो, गुल्लक के पैसे तोड़ दो, सारे पैसे अपने उपयोग में लगा लो, लेकिन देश का अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज ताकत है, चाहे कृषि की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे व्यापार की हो, इसको खत्म हम नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। चौथी बात जो महिला आरक्षण बिल की है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी का विजन और मिशन है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आर्थिक दर से मजबूत करना, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना और उसके द्वारा देश को मजबूत करना। तो इसके लिए हमारी मांग है कि महिला सशक्त बने, सशक्त भारत बने और एमपी और एमएलए के चुनाव में 33% महिलाओं का आरक्षण लगे। यह हमारी मांग है और यह मांग राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी को समर्पित करता हूं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे 2 शब्द कहेंगे। नहीं, पहले बोल लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। डियर फ्रेंड्स एंड जर्नलिस्ट मित्रों, हमारे पार्टी प्रमुख श्री संजय अग्रवाल जी और जातीय अध्यक्ष दीदी पूनम गुप्ता जी and all other party members. Today, after 75 years of our independence, now we are into 76th year. We have seen hundreds of parties is coming into this country, ruling multiple national parties. But still we can say that the purpose of the constitution, purpose of the democracy is still not been seen in this country. I am just questioning you, are you people happy? Are you people happy with the services of the government at your village level, Sarpanch office, or at your mandal level, district level, or any level, in the courts, in the assemblies, in the secretariats, wherever you go for some service, are you getting any proper response? Is it possible in this country? Is this the purpose that we have got the democracy and so many freedom fighters fought for this country? So there is a lot of lack of service for the citizens in this country. The reason is simple, that the citizen is away from politics, political are away from the government administration, and government is away from citizen service. In turn, we are facing day-to-day problems and nobody is there to care of us. In this matter, we all, people like us, we all together, we have decided to form a new party where every citizen will become a member and every citizen will participate in the decision makings of the country, and so that there won't be any gap between the citizen and the politics and government and the citizens. With this agenda, in a professional approach, we want to make the reforms in the administration and the system of this country. So I would like to inform each and every citizen of this country and also the journalists here that this party is mainly focusing on empowering every citizen of this country. There should be a response, respect and recognition to every citizen
so that the real value of the independence, the real value of the democracy we can see in this country. That's how I joined this team to develop together for the united and secular nation India. हाँ जी साथियों, बड़ा मजाक से लगता है हमारे देश में 75 साल होने जा रहे हैं देश के, और 75 सालों में भारत का निर्माण हमारी अभी तक की पार्टियां कर नहीं पाए। एक आदमी ने किसी बात में झगड़ा किया, दूसरे ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, उसकी सरकार बनी, उसने वही एजेंडा लागू कर दिया। नया क्रिएटिव कुछ नहीं है, सृजन कुछ नहीं है, देश के निर्माण के लिए नहीं, व्यक्ति अपने खुद के निर्माण के लिए लगा हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि पहले परिवारों की सरकार बनती रही, अब व्यक्तिवादी सरकार बन रही है। और हम क्या चाहते हैं आप सबके साथ मिलकर के? हम ये चाहते हैं कि अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार। अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी, ना बनने देंगे व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार, न परिवारवादियों की परिवारवादी विदेशी सरकार। अब बनेगी स्वदेशी, हमारी आप सबकी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार। बोलिए आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए अपने देश की सरकार? आप पत्रकार भाई, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, चाहिए ना देश की सरकार? विदेशी सरकार जिसमें विदेशी लोग शासन करे, जिसमें विदेशी पॉलिसी शासन करे। अभी हमारे देश में किसान बिल क्या था? ये विदेशियों के द्वारा लाया हुआ ही तो बिल है कि आप दो कॉर्पोरेट के हाथ में आप इसको आप कंट्रोल कर लें, और हमारा जितना यहाँ पे किसान भाई है वो अनऑर्गेनाइज हो जाए, से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कर दें, उनको षड्यंत्र के जरिए कंट्रोल में कर दें। भारत देश किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे दुष्चारी लोग कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना भारत देश को। भारत ने कई बार रगड़ करके ठोका है उसको। कहने का मतलब यह है कि इस भारत देश में अब स्वदेशी काम आगे बढ़ेगा, आपके लिए काम। आप पत्रकार भाई हैं, मैं आज पूछता हूं, इतने वर्ष हो गए, 75 साल, हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, क्या पत्रकारों के लिए कोई बिल आया? आपका आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए कोई बिल आया? अभी तक नहीं आया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पत्रकारों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए बिल लेके आएगी। कम से कम आप लोगों के घरों में एक सभ्य समाज के हिसाब से 50,000 60,000 रुपया महीने में आमदनी पहुंचे। आप लोग इसके लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे आपके लिए। बोलिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए 50-60,000 रुपए कम से कम महीने में तनख्वाह? निश्चित रूप से चाहिए, ज्यादा चाहिए। हम ऐसे नहीं, हम संजय अग्रवाल हैं, हम जो कहेंगे वही करेंगे। आप ले आइए, आज तक हमने पीछे जो 30 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं स्मार्ट गांव के लिए। हमने कहा था कि हम वृक्षारोपण करेंगे। हम गुजरात में भी जाके स्टार्टअप ग्रीन गुजरात कराए, 1 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान छेड़ा। कहने का मतलब जो कहो वो करो, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके वर्ड्स की कीमत है। ये आपका विवेक है कि आपको समझना है देश कहां जाएगा। अच्छा आप बताइए, सड़क पे जाते हैं अभी, अब ये कानून ले आई है सरकार दिल्ली की, है नकल करके है दूसरों की, 10 साल के बाद डीजल का गाड़ी नहीं चलेगा। अरे भाई क्यों नहीं चलेगा? अगर वो गाड़ी मेंटेनेंस है, उसका फिटनेस है, तो आप क्या कोई गाड़ी अपना कसूर के पैसे से खरीदता है? आराम में थोड़ी खरीद रहा है कोई गाड़ी। आपने कहा 10 साल बाद गाड़ी नहीं चलेगा। किसको अधिकार है ये कानून लाने का? जनता से बड़ा कानून कुछ नहीं है। अभी आप कहते हैं कि जन सेवक, मजाक करते हैं। मैं कहता हूं सारे सरकारी अधिकारियों को सीओजी नंबर मिला हुआ है, सबके लिए तय है कि भाई 3 से 5 डेली जनता की समस्या सुनेंगे। अरे जनता तो पास बनवा के अंदर बिल्डिंगों में नहीं घुस पाती, इसको कौन सुरक्षित करेगा? गुड गवर्नेंस कौन लाएगा? उसके लिए है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे कि प्रत्येक सरकारी आदमी 3 से 5 खुलेआम बैठ करके जनता की बात सुने, उसका निपटारा करे। नहीं करेगा तो उसके लिए भी एक गारंटी विधेयक लेके आएंगे।
जनता का। अभी उन लोग सड़क पे गए, 10 साल में गाड़ी नहीं चलेगी, कहीं गाड़ी सड़क खराब है, टैक्स सबसे आप लेते हैं, गाड़ी ठुक गई, आदमी मर गया, उसके लिए कौन जुर्माना देगा? हमारी सरकार बनेगी, सरकार जुर्माना देगी। जैसे जनता से सरकार जुर्माना वसूलती है, वैसे ही जनता को के हित में सरकार को जुर्माना देना पड़ेगा, तभी तो कार्य पद्धति स्ट्रांग बनेगी। जिस आदमी की गलती से, अधिकारी की गलती से वो सड़क खराब है, जिस ठेकेदार की गलती से सड़क खराब है, तभी तो उसको सजा मिलेगी। ये सब आप लोग चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जी, आपका वो क्या बोलते हैं, उम्मीद क्या है? कमिंग इलेक्शन मध्य प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेलंगाना का चुनाव लड़ेंगे, आंध्रा का चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ताकत में लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारी विचारधारा से सहमत हो रहे हैं। भारत देश में जहां भी हमको कैंडिडेट मिलेंगे, आप सबके सहयोग से मिलेंगे, हम देश का वो सभी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपनी किसी भी प्रकार की नीति से, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करेगी। किसानों की बात की, आपके पास क्या पॉलिसी है किसानों के लिए हमने भैया 1991 पॉलिसी दे दी थी, जब हमने कहा था कि स्मार्ट भारत देश में स्मार्ट गांव चाहिए और स्मार्ट शहर लाइए, लेकिन उससे पहले स्मार्ट गांव लाइए। तो हमने कहा था कि किसानी को का औद्योगिकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसानी का औद्योगिकरण करना चाहिए। ये हमारा शब्द है, स्मार्ट गांव संजय अग्रवाल का शब्द है। पहली बार हमने कहा था प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण बना करके, प्रदान करके, रोजगार मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। किसी को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके कोई आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्या? रोजगार, सुरक्षित रोजगार, किसानी को बनाइए, औद्योगिकरण, अच्छी बीज दीजिए। वहीं पे हर किसान के पास एक फैक्ट्री लगाते हो, 2000 स्क्वायर फुट में, 5000 स्क्वायर फुट में फैक्ट्री लग जाती है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते? जिसके पास, किसान के पास 10 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, कई एकड़ जमीन है, वहां उद्योग लगाओ। किसानी जो उसकी उपज होती है उसको फैक्ट्री वही लगवाओ, पूरा देश खुशहाल बनेगा। वो योजना संजय अग्रवाल के पास है, किसी के पास हो। मैं तो चैलेंज करता हूं, भारत देश के जितने भी नेता, जितने अधिकारी हो, लाइव बैठिए, चर्चा करिए, आइए, बात करिए, सोल्यूशन मैं दूंगा आपको, और ना दे पाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जी बोलिए। अच्छा ठीक है भैया। हमने, अच्छा हमारी बहन पूछ रही है राष्ट्रीय हित में हमने क्या कार्य किया, तो वैसे तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्य बहन को बता ही देते हैं। देखिए, भारत देश में सबसे पहले जब हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, अभी 12 भी पास नहीं किए थे, तो हम बनाए थे गौरक्षक दल। भारत देश के गाय माता को संरक्षण और संवर्धन प्रदान के लिए बनाए गौरक्षण दल, और आज कई गौशालाओं को सुरक्षित संवर्धित करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण के लिए बनाए ग्लोबल वार्मिंग समिट, अखिल भारतीय व्यापार महासभा का उप संगठन। उसके जरिए हमने कहा, इसी प्रेस क्लब में यहीं खड़े होकर के हमने इसकी शुरुआत की थी, पीपल का वृक्ष लगा करके हमने कहा था कि हम 20 को वृक्ष लगाने का अभियान चलाते हैं। और हमने 18 स्टेट में स्टार्टअप ग्रीन शुरू किया। सबसे पहले स्टार्टअप ग्रीन गुजरात किया, ठीक है। फिर गरीबों को देखते थे, ट्रेन से चले बचपन में तो देखा गरीब लोग खाने के लिए बैठे भीख मांग रहे हैं, इस देश में कोई उनके लिए सोच नहीं रहा, तो बनाए रोटी बैंक। हम संस्थापक हैं उसके, रोटी बैंक की स्थापना की है भारत देश में। आज बड़ा खुश होते हैं, बहुत सा रोटी बैंक चल रहा है। हमें लगता है चलो हमारा मुकाम, हमारा अभियान सफल होता महसूस हो रहा है। फिर बनाए, सुन लीजिए, 1 मिनट 2-4 और बता दे दीजिए। फिर लोग बोले विदेशी के लिए काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमें कब्जा कर ली थी। हमारे पिताजी के और पिताजी के लोग, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते थे, हमारे नाना बाबा दादा, तो बनाए स्वदेशी संगठन, और राजीव दीक्षित जैसे महान लोग उसमें साथ में जुड़ के काम किए। तो हम लोग तो ऐसे कई 283 संगठन बना दिए, 283 आंदोलन कर दिए। आज और मौका मिलेगा तो और आंदोलन करेंगे। देश की जनता को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए हम अपने को जिम्मेदार समझते हैं। हम कुछ हो ना हो, लेकिन जिस लायक है करेंगे। जी बताइए। इम्पोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल दोनों ही बराबर है, ठीक है। तेल मंगाया जाता है फूकने के लिए, मतलब पेट्रोल डीजल मंगाया जाता है, भोज्य तेल भी मंगाया जाता है जी खाने के लिए। आप
ऐसा बोल रहे जैसे लग रहा है कि इकोनॉमी ऐसा ही आपकी इशारा की चलेगी इकोनॉमी। नहीं, हमारे इशारे पे तो तब चलेगी जब आप सब हमको चुनाव जिताएंगे, हमारी बात देश की जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। अरे आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? रोज जाते हैं पत्रकार बनकर तमाम सभाओं में, पूछते क्यों नहीं कि जीएसटी लगाओ तेल के अंदर? क्यों नहीं पूछते? पूछता हूँ तो लगवाओ ना भैया, हम साथ हैं आपके, करो संघर्ष, हम भी साथ हैं। संघर्ष करना किसी राजनेता की ड्यूटी या जनसेवक की अकेले ड्यूटी नहीं है, प्रत्येक अंतिम पत्रकार की भी ड्यूटी है। हम सोच रहे हैं आपके बारे में ना, जब आपका डीएवीपी जो लगता है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो कुछ पत्रकारों ने हमको लिख करके हमारे दफ्तर में दिया कि भैया हम पत्रकार हैं, पहले कहते हैं तुमको वो देंगे एडवर्टीजमेंट और डीएवीपी, वो लगा दिए, ठीक है, और उसके बाद जब टैक्स लगा दिया तो लोग हमारे पास आए, हम लोग लड़ाई किए, पीछे हट गया था, पता नहीं दोबारा लगा दिया तो हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये संघर्ष एक दूसरे को मिलकर करना पड़ेगा, देश के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, व्यक्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ईवीएम देखिए, ईवीएम जो है, ईवीएम जैसे पहले लोग, एक मिनट का उत्तर करना संक्षेप में, पहले लोग क्या करते थे कि ईवीएम जो है, जैसे पहले वोट बैलेट को कब्जा कर लेते थे, ऐसे कुछ लोगों के पास ईवीएम की मशीनें हैं, वो भी समय पा करके ईवीएम की मशीनें रात बिरात सहयोग से सरकार से बदल लेते हैं, ऐसा मेरा आइडिया है, ठीक है। और ईवीएम में बैठकर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्नोलॉजिकल फेर कर दे, मैं इसको नहीं मानता। ईवीएम चले लेकिन थोड़ा सा पारदर्शिता चले, काम करोगे कोई हरा नहीं पाएगा। रोजगार की बातें आप नहीं करते, जो भी सरकारें आती है या आना चाहती है वो रोजगार की बात जरूर करती है, बट अगर प्रोजेक्ट में देखा जाए तो रोजगार करते, जैसे आपने बोला कि उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाने के बाद जो जीएसटी चलाएंगे आप, जीएसटी से जो टैक्स आ गया आपके पास, वो सारा संसद भवन में खर्च कर देंगे आप। आपकी सरकार ने 2 साल में कब इनाग्रेट किया कि संसद के जितने भी फैसिलिटी है उसको कम करके हम जनता के इसमें लगाएंगे, जबकि एक पार्टी ने ऐसा ऐलान किया। क्या आपकी पार्टी ने कभी ऐलान की? क्या आपने? अरे भाई, संसद तक पहुंचाओ तो हम पूरा संसद पूरा देश ठीक कर देंगे, पहुंचाओ तो पहले। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप समझिए, आज का देश का मैक्सिमम प्रॉब्लम है संसद से ही है। हमारे अंबेडकर जी, पूज्य अंबेडकर जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में देश को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद का है, पार्लियामेंट का है। जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी है देश को वेलफेयर बनाओ, देश को गुड गवर्नेंस बनाओ। मगर हम देखते हैं पार्लियामेंट में कभी कभी एक कॉमेडी शो भी बन जाता है, पार्लियामेंट असेंबली, आप भी देख रहे हैं, आप भी मैक्सिमम देखते हैं, तो इसको सुधारना है। पार्लियामेंट में ऐसा जैसा अभी चर्चा चल रहा है ऐसा चर्चा चलना चाहिए, असेंबली में भी ऐसा चर्चा चलना चाहिए, टॉपिक पे चर्चा चलना चाहिए। जो एमएलए है, एमपी है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके लिए अच्छा लोगों को सेलेक्ट करना पब्लिक का जिम्मेदारी है। अच्छा लोगों को, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब देखभाल और पब्लिक को नॉलेज देने का काम आप लोग पत्रकार मित्रों का है। वन बाय वन आप पूछिए। कि अभी तक आपने हमारे पार्टी के एजेंडा को देखा और सुना, ठीक है, समझा भी होगा क्या है किस तरह से, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है मेरे हिसाब से पार्टी की विचारधारा यह है कि अगर जो भ्रष्टाचार हमारा शुरू होता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, तो सबसे पहले एजेंडा में हमारा ये शामिल है कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटा देंगे। हम जो अभी 2024 में जिन प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं, तो हम कोशिश में हैं कि वो प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी खुद सक्षम हो, पैसा नहीं दे। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे देश में अब ये प्रथा हो गई है कि वो जो प्रत्याशी खड़ा होके चुनाव लड़ता है उसके बाद वो जीत जाता है, आप बिठा देते हैं उनको विधानसभा और संसद को बिठा देते हैं, लेकिन उनका कार्य सिर्फ इतना रहता है 5 साल कि हम कैसे पैसे कमाएं और पैसे कमा के हम कैसे दूसरी बार चुनाव के लिए अपना टिकट खरीदें। जो ये सच है और वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। क्षेत्र का विकास बिल्कुल असंभव है, होता ही नहीं है।
हमारी पार्टी सबसे पहले यही एजेंडा है कि हम अपने जो अभी 24 में जिसको भी खड़ा करेंगे तो उसमें ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो क्षेत्र के लिए काम करे। सुनिए, एजेंडा आप पहले सुनना चाहते हैं या क्षेत्र में जो हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे और वो उनकी समस्याओं को जानेंगे फिर एजेंडा बनाएंगे जो मेन समस्याएं होंगी। वो सक्षम होगा, इतना सक्षम होगा कि वो चुनाव लड़ पाए, लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है कि वो पैसा देके चुनाव लड़े। करोड़पति भी बहुत ऐसे होते हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आप जिसको चुनाव लड़ाएंगे चुनाव के लिए मैडम करोड़ों रुपया चाहिए, आपको प्रचार के लिए। बिल्कुल आप सुनिए भाई साहब, जो हमारे मीडिया साथी हैं उनका भी कुछ काम है। कुछ मैडम ये सवाल जो है बहुत अहम होते हैं। आप चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं और कर चुके हैं, इसके लिए एक बड़ा बजट, एक फाइनेंशियल की जरूरत है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने की, करप्शन को केजरीवाल भी आए करप्शन का नारा दिए खत्म करूंगा, पुलिस नहीं, मैं कोई करप्शन की बात नहीं कर रही, राजनीतिक करप्शन की बात। उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वो तो आए, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। स्वदेश लेकर रामदेव आए, सबसे ज्यादा उसमें मिलावट हो गई। अब आप कह रहे हो उसके बड़े भी हमारे जो भारत देश की जनता है ना, उसकी बड़े एक तरह आप देखिए और सोचिए, इस पर विचार करिए। बताइए आप सवाल ये है क्यों नहीं जहां ये है एक प्रश्न पूछिए, आप तो कई लंबी कहानी मत बताइए। एक आप उदाहरण तो इन्हें पूछिए ना, प्रश्न पूछिए। आप बताइए करप्शन खत्म करने का आपके पास क्या एजेंडा है, जहां पर एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए प्रशासन ही बोली लगा अभी तक हो गई बात, अब उत्तर तो ले लो। अभी तक जो पार्टियां आई हैं सत्ता में बैठी हैं, उनने जो कुछ सभी ने अच्छे काम भी किए और कुछ नहीं कर पाए, उसकी तो हम जो जिसने भी अच्छा काम किया है उनके अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे और जो नहीं कर पाए उनसे हम सीखेंगे कि उनको क्या आवश्यकता थी, किस वजह से वो नहीं कर पाए। आपने बताया कि 4 राज्यों में हमने चुनाव लड़ा, 4 नहीं 7 राज्यों में लड़ लिए भाई। हाँ बताओ, पूछो, एक क्वेश्चन पूछो जो पूछना चाह रहे हो। ये चुनाव आयोग की उसमें चले जाओ, सब देख लो जाकर के। अरे मैं लेके थोड़ी बैठा हूँ भाई से ना। हाँ आप पूछिए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो अर्थव्यवस्था की है। पैसा जेब में होगा तो खुशहाली होगी, जेबें खाली होंगी, गुल्लक टूटी होगी, चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो चाहे किसी की, तो समय आपका मन भी खराब रहेगा, आपका पूरा सिस्टम खराब रहेगा, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण भी खराब रहेगा। पहले पैसे की व्यवस्था करो, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात करूंगा। भारतीय कांग्रेस पार्टी अपने मन की बात नहीं करेगी, एक्चुअल में वो चाहती है कि जो जन की मन की बात है उसको सुने और उसको सुन के समस्याएं बाहर निकले और उनको आगे पूरा करें। और हमारा कमिटमेंट है कि हम उनको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर आप सब हमारा साथ देंगे, क्योंकि जो ये समय है अन्य देशों में हमारे देश के लिए जो सत्य में काम करना चाहिए, जो विकास के लिए काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जिससे हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर पाए, बाहर के लोग हमारे कंट्री को जान रहे हैं। कृपया शांत रहे। हमें तो इस लायक अपनी कंट्री को बनाना है, अपने देश को बनाना है कि लोग हमारे कामों से जाने, ना कि ये डिस्टेंस से जाने या हमारे एडवर्टाइजमेंट से जाने। तो जो स्वदेशी कांग्रेस पार्टी है वो ये चाहती है कि हम अपने स्वदेश के लिए काम करें, क्योंकि हम तो गांव से आए हैं और हमें मालूम है कि गांव में कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ की। तो बीएससी जो चाहती है वो निजीकरण नहीं चाहती, वो सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे देश के सभी सरकारी शिक्षा केंद्र जो है वो बहुत ही उचित व्यवस्था हो, उनकी जो भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी उचित व्यवस्था हो, और जो सड़कें हैं, हम आप ये समझते हैं कि हम लोग जो भी उपभोक्ता है वो हर चीज की जो उपभोग करता है तो अनेकों बार उसको अपने टैक्स देना पड़ता है, उसे नहीं पता कि वो कितनी
रहा है। एक छोटी सी अगर हम बिस्किट भी खरीदते हैं तो उसे कई बार उससे गुजरना पड़ता है। तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी एक टैक्स की व्यवस्था करेगी जिससे कम से कम हमें पता हो कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं और हमें सरकार उसके बदले क्या क्या दे रही है। हम सरकारी शिक्षा बहुत अच्छी करेंगे, सरकारी स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे, जिससे गरीबों, हम देख रहे हैं वहाँ पे गांव से लेके जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे वहाँ जाके लोग अपनी स्वास्थ्य सेवा ले सके। तो इन सब के लिए हम प्रयास करेंगे और सड़कों में जाके हम रोड में जाते हैं, जा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो हमारे फास्ट टैग लगे हुए हैं, हम वहाँ से गुजरते हैं, अगर बाई द वे हमारे उसमें वहाँ उसका अकाउंट खत्म हो गया या कम हो गया तो हमारे पास